तो हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और स्टडी आप लोग बहुत बेहतरीन तरीका से कर रहे होंगे। तो आप लोग के बीच हम लेकर आ चुके हैं जो भी विद्यार्थी क्लास 10th में 2027 का एग्जाम का तैयारी कर रहा है, वो भी बिहार बोर्ड का। तो उन लोगों के लिए समझिए कि यह जो क्लास होगा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज अगर इस क्लास को देख लेंगे तो समझिए आप लोग का 10 नंबर, कितने नंबर, 10 नंबर जो है ऑब्जेक्टिव में इस सवाल इससे आता है। ठीक है, तो आप लोग का इसमें हिंदी वर्णिका जो चैप्टर है उसमें टोटल 5 चैप्टर है ना। पांचों चैप्टर में जितना भी लेखक का नाम हो, भाषा हो, जन्म हो, निधन हो, जन्म स्थान हो, कौन भाषा, कौन कहानी को, कौन व्यक्ति जो है इसका अनुवाद किया है, आप लोगों को ट्रिक के सहायता से सिखाएंगे। इस वीडियो को देखते देखते आप लोग एक एक चीज के बारे में सीख जाएंगे। तो बस आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिए। आप लोग क्या करते हैं, वीडियो थोड़ा सा देखते हैं और चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपको समझ में नहीं आता है। तो कृपया करके अगर वीडियो को आए हैं, वीडियो को एक बार पूरा देखिए अच्छा से। अगर ना समझ में आए तब कमेंट में कहिएगा सर हमको समझ में नहीं आया। अगर समझ में आ रहा होगा, वीडियो अच्छा लगेगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग सीखते हैं। तो क्लास 10th में जो हिंदी वर्णिका है, आपका चैप्टर 1 का नाम है दही वाली मागमा। ठीक है, जो चैप्टर 1 है उसका नाम क्या है, दही वाली मागमा। ठीक है, यानी एक जो है औरत जो है इसमें दही बेच रही है, इसी पर एक कहानी है। तो हम लोग को कहानी का विशेष इसमें व्याख्या नहीं करना है। जो हम लोग का मेन जो पॉइंट है, जो ऑब्जेक्टिव में बार बार एग्जाम में पूछता है, उसी से जुड़ा हुआ कुछ सवालों को हम लोग देखते हैं। तो देखिए, दही वाली मागमा का जो लेखक है वह श्रीनिवास है। तो आखिर हम कैसे याद करें, ट्रिक के माध्यम से। हम लोग कैसे ट्रिक से याद करें, हम लोग कैसे ट्रिक से याद करें कि दही वाली मागमा जो कहानी के लेखक हैं वो श्रीनिवास है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि दही वाली मागमा में मान लीजिए कोई भी औरत या कोई भी पुरुष है, समझिए कि कहीं जो है नगर में या कहीं गांव में जो है दही बेचने के लिए जा रही है। कहाँ बेचने के लिए, दही बेचने के लिए किसी गांव में। तो जहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं तो उस जगह को निवास बोला जाता है, याद रखिएगा। जहां बहुत सारे लोग रहते हैं उस जगह को क्या बोला जाता है, निवास। तो उसमें हम लोग लगा देंगे श्री, क्या हो जाएगा, श्री निवास। ठीक है, क्या हो जाएगा, श्री निवास। इन दही वाली मागमा है, दही बेचने के लिए कहाँ जाती है, गांव में जाती है। तो जहाँ गांव होता है वहां बहुत सारे लोग रहते हैं, और जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं उसको निवास बोला जाता है। तो उसमें हम अलग से लगा देंगे श्री, क्या बन गया, श्री निवास। इन दही वाली मागमा जो पाठ के लेखक हैं वो आपका श्री निवास जी है। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ गया। लेखक का पूरा नाम याद रखना, जो श्रीनिवास जी इनका पूरा नाम क्या है, तो मास्ती वेंकटेश अयंगार। ठीक है, याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में ये भी आता है। लेखक का पूरा नाम हो जाएगा मास्ती वेंकटेश अयंगार। ठीक है, गद आप लोग याद रखिएगा, ये कहानी है। इन हिंदी वर्णिका में जितना भी चैप्टर है ना, सब कहानी है आपका। भाषा, भाषा जो है कन्नड़ है। तो कन्नड़ को हम लोग कैसे ट्रिक से याद करें, इसमें भी ट्रिक अप्लाई होगा। देखिए, दही मागमा जो है दही बेचने के लिए गांव में जाती है। ठीक है, तो मान लीजिए बार बार दही बेचेगी तो भूल चूक से मान लीजिए उसका दही जो है कान पर लग जाता है। कहाँ लग जाता है दही, कान पर। तो कान पर दही लग जाता है तो क लिखना याद, क से कन्नड़। ठीक है, दही कहाँ लगता है, कान पर, इसलिए क से कन्नड़। दही वाली मागमा जो कहानी है उसको किस भाषा में लिखा गया था, तो क से कन्नड़ भाषा में लिखा गया था। क्या याद है कि नहीं, आप लोग याद है, चलिए बहुत बढ़िया। तो याद रखिएगा, जो दही वाली मागमा कहानी है ये कन्नड़ भाषा में लिखा गया था। और इनका जन्म कब हुआ था, तो 6 जून 1891 ईस्वी में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और निधन इसमें नहीं दिया हुआ है। जन्म स्थान जो श्रीनिवास जी इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो कोलार कर्नाटक में। कोलार एक जिला है, कर्नाटक एक राज्य है, जिसका राजधानी आपका कहाँ होता है, कर्नाटक का बंगलुरु। याद रखना, बंगलुरु। कर्नाटक का राजधानी क्या होता है, बंगलुरु। अनुवाद मतलब जो है, जो श्रीनिवास यानी दही वाली मागमा जो कहानी है इसका अनुवाद किसने किया है, तो बी.आर. नारायण जी ने किए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, चलिए ये रहा आप लोग का चैप्टर 1, जिसमें आप लोग को ट्री के माध्यम से हम बता दिए कि किस तरह जो है दही वाली मागमा का जो लेखक हैं वो श्रीनिवास कैसे होंगे। क्योंकि दही बेचने के लिए मागमा जो है मान लीजिए कहाँ जाती है, गांव में जाती है।
जहाँ गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं उसको निवास बोलता है, तो श्री लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, श्री निवास हो जाएगा। और किस भाषा में लिखा गया था, तो दही समझिए कान पर लग गया तो क से क्या हो जाएगा, कन्नड़ हो जाएगा। गुड, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग देखते हैं चैप्टर 2 का। ठीक है, चैप्टर 2 का नाम है ढहते विश्वास। याद रखिएगा, जो चैप्टर 2 है हिंदी वर्णिका का, उसका नाम क्या है, ढहते विश्वास। इसमें जो है बाढ़ का जिक्र किया गया है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा फोटो लगा दिया गया है। तो जो ढहते विश्वास है, इसका लेखक कौन है, सात कोरी होता। तो इसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद करेंगे, आखिर हम इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे। तो याद रखिएगा, ढहते विश्वास, मान लीजिए कोई पति पत्नी है, ठीक है, दोनों के बीच में बहुत विश्वास है, दोनों के बीच में क्या है, बहुत विश्वास है, लेकिन अचानक समझिए पति जो है उसका अचानक कभी धोखा दे दिया, मतलब झूठ बोल दिया, कोई गलत काम कर दिया। ठीक है, तो आपको पता है कि गांव जवार की जो औरत होती है उसे बर्दाश्त नहीं होता है। तो जब औरत के साथ जब धोखाधड़ी हुआ, जब उसका विश्वास टूटा, जानते हो क्या बोली, वो बोली कि तोरा 7 जन्म तक कोरी फूटी। ठीक है, तोरा 7 जन्म तक का फूटी, कोरी फूटी। तो याद रखना, जन्म इसमें का हटा दीजिए, 7 कोरी होता लगा दीजिए। यानी किसी लड़की का विश्वास टूटा, किसी औरत का विश्वास टूटा, तो वह जो है गाली दी कि तोरा 7 जन्म तक कोरी फूटी। तो याद रखना, 7 कोरी होता, याद रखिएगा। यानी ढहते विश्वास, किसी औरत का विश्वास टूटा तो गाली दी, 7 जन्म तक कोरी फूटी, तो जन्म को हटा देना है, इसलिए 7 कोरी होता। इसका ट्रिक हो गया। गद्य आपका क्या है, कहानी है। भाषा उड़िया, तो इसको जो है हम लोग कैसे याद करेंगे, ट्रिक के माध्यम से, कि इसका भाषा जो है उड़िया होगा। कैसे, तो देखो किसी का भाषा जो है, जैसे उड़िया याद करना है, तो इस कहानी का नाम है ढहते विश्वास। इस कहानी का नाम क्या है, ढहते विश्वास। तो मान लीजिए किसी का विश्वास टूट गया, यानी किसी का विश्वास उड़ गया, तो याद रखें कि हमारा विश्वास उड़ गया, यानी उड़िया। ठीक है, ढहते विश्वास कहानी में मेरा विश्वास उड़ गया है, इसलिए उड़िया। अब जन्म, इनका जन्म कब हुआ था, तो 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में। याद रखना, इनका जन्म कब हुआ था, 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में। निधन, मतलब इनका निधन कब हुआ था, तो 11 फरवरी 2024 में। याद रखेगा, जन्म स्थान का मतलब कि इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था, तो मयूरभंज, मयूरभंज उड़ीसा में। ठीक है, और उड़ीसा का राजधानी याद रखिएगा कहाँ होता है, भुवनेश्वर। ठीक है, उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर होता है। अनुवाद, जो ढहते विश्वास कहानी है, इसको उड़िया भाषा में लिखा गया था, तो इसका अनुवाद किसने किया था, तो याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किए थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद मिश्र जो थे, इन्होंने ढहते विश्वास कहानी को उड़िया भाषा में जो लिखा गया था उसको हिंदी में रूपांतरण यानी अनुवाद किए थे। ठीक है, तो बोलिए चैप्टर 2 में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं ना है, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग जानते हैं चैप्टर 3 के बारे में। चलिए चैप्टर 3 को हम लोग देखते हैं। तो चैप्टर 3 में आप लोगों को पता है कि इसमें माँ का जिक्र किया गया है, किस तरह माँ जो है अपने बेटी से, अपने बेटे से प्यार जताती है, प्यार करती है, इसके बारे में इस कहानी में बताया गया है। ठीक है, तो जो चैप्टर 3 है, उस चैप्टर 3 का नाम क्या है, माँ। चैप्टर 3 का नाम क्या है, माँ है। तो जो माँ है उसका लेखक कौन है, ईश्वर पेटलीकर, ईश्वर पेटलीकर। तो कैसे हम जो है इसको ट्रिक से, प्यारे बच्चों, कैसे हम जो है ट्रिक से याद करें कि जो माँ पाठ है उसका लेखक ईश्वर पेटलीकर है। तो याद रखिएगा कि जो माँ है वह ईश्वर समान होती है, जो माँ है वो भगवान समान होती है। ठीक है, माँ को जो है ईश्वर का तुलना, ईश्वर से तुलना किया जाता है, क्योंकि माँ माँ होती है। तो याद रखना कि माँ जो है ईश्वर समान होती है, इसलिए ईश्वर पेटलीकर। ठीक है, ईश्वर पेटलीकर। तो इसका जो लेखक होंगे ईश्वर पेटलीकर होंगे। गद्य क्या हो जाएगा, कहानी हो जाएगा। भाषा गुजराती। अब कैसे याद रखें भाषा गुजराती होता है, तो मान लीजिए कि अचानक कभी माँ का देहांत हो गया, यानी मृत्यु हो गया, तो भोजपुरी में गांव देहात के लोग क्या कहता है, कोई व्यक्ति गुजर गया, तो गुजर गए इसका मतलब गुजराती, यानी माँ गुजर गई इसका मतलब गुजराती। ठीक है, यानी जो माँ है वो किस भाषा में लिखा गया, गुजराती भाषा में लिखा गया था। माँ गुजर गई इसलिए गुजराती। जन्म 9 मई 1916 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। निधन 22 नवंबर 1983 ईस्वी में इनका क्या हुआ था, निधन हुआ था। जन्म स्थान यानी जो ईश्वर पेटलीकर है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो पेटलाद में। पेटलाद एक जिला का नाम है जो गुजरात में पड़ता है, जिसका राजधानी आपका कहाँ होता है, गांधीनगर।
ये याद रखना, ठीक है, जिसका राजधानी आपका गांधीनगर होता है। अनुवाद मतलब जो है ईश्वर पेटलीकर जो है गुजराती भाषा में इस कहानी को लिखी थे, लेकिन इस कहानी को हिंदी में अनुवाद किसने किया था, तो गोपाल दास नागर जी, याद रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि माँ कहानी को अनुवाद किसने किया था, तो गोपाल दास नागर ने, ठीक है। तो यह रहा आप लोग का चैप्टर 3 का पंची परिचय। अब हम लोग देखते हैं चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 का जो नाम है वो आपका नगर है, ठीक है। जो चैप्टर 4 है उसका नाम क्या है, नगर, यानी एक शहर के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो नगर है उसका लेखक कौन है, सुजाता है। कैसे याद करेंगे इसको, ठीक है। याद रखिएगा एक नगर में ट्रिक बता रहे हैं प्यारे बच्चों, याद रखिएगा हम क्या बता रहे हैं अब, ट्रिक। ट्रिक की सहायता से हम कैसे याद करें कि जो नगर है उसका लेखक सुजाता है। तो याद रखिएगा कि कोई नगर में एक सुजाता नाम की कोई लड़की रहती थी, ठीक है। एक नगर में किस नाम की लड़की, सुजाता नाम की कोई लड़की रहती थी जो तमीज से बात करती थी। किससे बात करती थी, तमीज से। तो याद रखिएगा इससे क्या बनता है कि नगर में कोई लड़की रहती थी जिसका नाम क्या था, सुजाता था, ठीक है। जो कैसे बात करती थी, तमीज से। तो तमीज का मतलब तमिल, यानी जो भाषा लिखा गया था वो तमिल भाषा में लिखा गया था। ये भी आपका ट्रिक हो गया, ठीक है। ये भी आपका ट्रिक से बन गया, यानी नगर में एक सुजाता नाम का लड़की रहती थी जो तमिज से बात करती थी, इसलिए तमिज का मतलब तमिल, ठीक है। और लेखक जो पूरा नाम है सुजाता का, एस रंगराजन है, ठीक है। यानी सुजाता जी का जो नाम है वह एस रंगराजन है, ठीक है। और गद आप लोगों को पता ही है कहानी है, और इनका जो जन्म हुआ था वह 3 मई 1935 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान का मतलब जो सुजाता इसका जन्म कहाँ हुआ था, तो चेन्नई में, तमिलनाडु में, ठीक है। यानी तमिलनाडु का राजधानी खुद चेन्नई होता है, याद रखना। अनुवाद मतलब जो सुजाता जो है नगर कहानी को तमिल भाषा में लिखा गया था, तो इसको हिंदी में किसने अनुवाद किए थे, तो याद रखो के ए जमुना, के ए जमुना जो थे उन्होंने हिंदी में क्या किए थे, इसको अनुवाद किए थे, ठीक है। तो आइए हम लोग अब देखते हैं चैप्टर 5। चलिए, जो चैप्टर 5 है, धरती कब तक घूमेगी, चैप्टर 5 का नाम है धरती कब तक घूमेगी। किस क्या नाम है, चैप्टर 5 का नाम है, ठीक है। तो चैप्टर 5 का जो लेखक है यानी धरती कब तक घूमेगी, सांवर दैया है। तो कैसे याद करें सांवर दैया, ठीक है। तो याद रखना, इसका ट्रिक एक बताते हैं, बहुत अच्छा ट्रिक है। जैसे मान लीजिए कोई गांव में राजा, देखिए जो कोई लड़की होती है ना, उसका जो ख्वाहिश होता है, उसको पसंद होता है कि हमको कोई राजा मिले, क्या मिले, राजा मिले, ठीक है। लेकिन उस जो लड़की थी उस सांवर करके थी, कैसा थी रंग का, सांवर करके रंग थी, ठीक है। तो जब किसी लड़की को उसका मनपसंद का कोई चीज मिल जाता है, ठीक है, तो वो खुश होती है। का खुश होकर क्या करी, सांवर दैया, मतलब दैया दैया कहने लगी। तो याद रखिएगा उससे सांवर दैया, यानी जो उसका जो दैया थे वो सांवर जी थे, ठीक है। तो याद रखना, धरती कब तक घूमेगी, इस कहानी में कोई राजा था जो सांवर रंग का था, ठीक है। तो इनको जो है मिल गई, इसलिए दैया दैया कर रही थी, इसलिए सांवर दैया। कहानी और गद क्या है, कहानी है। भाषा राजस्थानी, मतलब अब मान लीजिए किसी को राजा मिल जाए तो राजा ना करेगी, राजा करेगी तो मतलब राजस्थानी, ठीक है। तो याद रखेंगे इसका भाषा हो जाएगा राजस्थानी। जन्म यानी इनका जन्म कब हुआ था, तो जून 1983 ईस्वी में, किसका, सांवर दैया जी का। जन्म स्थान मतलब इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो राजस्थान में, जिसका राजधानी आपका जयपुर होता है, ठीक है। अनुवाद मतलब जो सांवर दैया जी हैं, धरती कब तक घूमेगी राजस्थानी में लिखे थे, तो उसका अनुवाद हिंदी में किसने किया था, तो खुद ही किए थे सांवर दैया जी ही, ठीक है। तो यह रहा आप लोग का हिंदी वर्णिका का चैप्टर 5 का लेखक, जन्म, निधन, भाषा। अगर इस सभी चीजों को आप लोग अच्छी तरह से अगर याद कर लेंगे, ठीक है, तो एग्जाम में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमको आशा है कि इस एग्जाम में 10 से 15 को ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह का वीडियो आप लोग को मिलता रहे, इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।